हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं हुमा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ट्रेडिंग बिजनेस वाली। पहले बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। बैलेंस शीट को सीखने के लिए आपको प्रीवियस जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। अकाउंट्स की जितनी भी फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ओनर इक्विटी किसे कहते हैं, ये सब आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगी बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करती है आपकी बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास ये रही सामने, अगर किसी को नहीं पता तो एसेट्स बराबर होते हैं इज इक्वलेंट लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स आपके इक्वल हो जाते हैं आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं और ऑनर इक्विटी है। बैलेंस शीट में हम बेसिकली यही देख रहे होते हैं कि हमारे एसेट्स में जो टोटल आपके एसेट्स हैं उसमें कितना हिस्सा लाइबिलिटीज़ का है और कितना आपकी ऑनर्स इक्विटी का है। ठीक है जी, चलते हैं अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ। बैलेंस शीट दो तरह से बनाई जाती है, एक इसकी अकाउंट फॉर्म होती है और एक इसकी रिपोर्ट फॉर्म होती है। जो आपके सामने मौजूद है ये अकाउंट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद जो होती है जो आपके पास रिपोर्ट फॉर्म होती है, रिपोर्ट फॉर्म होती है बिल्कुल एक लिस्ट बनाई हुई होती है। आपने पहले एसेट्स, उसके बाद आप इक्विटीज़ को लिस्ट अप कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है जो दो कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एसेट्स नज़र आ रहे हैं सब, और राइट हैंड साइड पे आपको इक्विटीज़ नज़र आ रही हैं। एसेट्स में अगर आप देख लें तो एसेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तमाम टाइप्स के एसेट्स आपको यहाँ लिस्ट अप करने हैं। और फिर जो इक्विटी है उसमें दो चीज़ें हैं। अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है कि इक्विटी बराबर किसकी होती है। इक्विटी में आपने लाइबिलिटीज़ लिखनी है अपनी सारी जितनी भी होती हैं, और आपने ओनर इक्विटी लिखनी है। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल इक्विटीज़ आ जाएंगी। और बैलेंस शीट का हमेशा एंड का जो बैलेंस होता है वो टैली कर जाता है दोनों साइड का। एसेट्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं आपके इक्विटीज़ के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की डिटेल की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि एसेट्स के अंदर कितनी टाइप्स के एसेट्स होते हैं और आपने लिखने किस तरीके से हैं उसको। स्टूडेंट, पहली टाइप है करंट एसेट। करंट एसेट की डेफिनेशन आपको बताती हूँ। देखिए, करंट एसेट्स आपके वो तमाम एसेट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड 1 साल का होता है। कितने का होता है? 1 साल का होता है। जिन्होंने या तो वो खुद कैश होने चाहिए, पहली शर्त, या फिर वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले होने चाहिए, या फिर वो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम होकर ख़त्म होने वाले हों, तो उनको क्या कहा जाएगा? करंट एसेट्स कहा जाएगा। करंट एसेट्स की कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई है मैंने। कैश खुद एसेट होता है आपका, आपके कारोबार में कैश कितना है इस वक्त वो आप अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये एट द एंड ऑफ द ईयर का कैश होता है, एंडिंग वाला। बैंक में इस वक्त आपका कितना कैश मौजूद है वो भी आपको यहाँ शो करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लाख रुपीज़ कैश और 1,50,000 बैंक के लिए लिखी है। अकाउंट्स रिसीवेबल 60,000। स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? आपने अपना जो भी आपकी माल था, आपकी गुड्स थी, वो आपने सेल आउट की हैं, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया, आपने उधार पे सेल आउट की हैं, तो इन फ्यूचर आपको इसका पैसा मिलेगा। 60,000 आपने रिसीव करना है। ठीक है, लेकिन उसमें से आपने लेस क्या करना है? अलाउंस ऑफ बैड डेट। अलाउंस ऑफ बैड डेट एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए यहाँ सिर्फ इतना है कि आपने अलाउंस ऑफ बैड डेट को अकाउंट रिसीवेबल में से लेस करके फिर अमाउंट लेनी है। 60 में से 10 आपने लेस किए तो 50,000 आपने नेट अकाउंट रिसीवेबल लिखा। स्टूडेंट, अकाउंट अलाउंस ऑफ बैड डेट जो हमने इसमें से माइनस किया है, बेसिकली ये होता क्या है? देखिए, हमने अपने कस्टमर से लेने हैं 60,000, लेकिन हमें डाउट है कि 10,000 हमें रिसीव नहीं होंगे, यानी कि 10,000 बहुत मुश्किल है कि हमें मिले। तो हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल नेट एसेट्स रखते हैं अपने पास जो हमें बिल्कुल कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये 10,000 हम माइनस कर देंगे और सिर्फ 50,000 आपका नेट अकाउंट रिसीवेबल चला जाएगा। इसी तरह से अगर नोट रिसीवेबल क्वेश्चन में मौजूद है तो फिर आप वो भी लिखेंगे यहाँ पर। नोट रिसीवेबल मैंने 25,000 एग्जाम्पल के लिए लिया है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। स्टूडेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमेशा क्या होती है? एंडिंग वाली आती है आपके पास। ठीक है, आप बैलेंस शीट में हमेशा एंडिंग वाली लिखेंगे। आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग भी दी हुई होती है, और अगर नीचे एडजस्टिंग एंट्रीज में देखिए तो वहाँ एंडिंग भी दी होती है। तो आपने हमेशा एंडिंग लिखनी है यहाँ पे। बैलेंस शीट क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, तो आपको फाइनल लास्ट वाली पोजीशन दिखानी होती है इसमें। इस वजह से यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी आप एंडिंग शो करेंगे, जो कि मैंने 1,25,000 लिखी है। फिर आपके पास प्रीपेड रेंट की मैंने एग्जांपल के तौर पे रेंट का वर्ड यूज़ कर लिया है। आप प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, या कोई आपके पास इनकम है, कुछ भी है।
सॉरी एक्सपेंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ शो कर देंगे उसके नाम के साथ कि इतना प्रीपेड है। प्रीपेड एक्चुअली एसेट होता है आपका, करंट एसेट होता है, दैट्स वाई आपने यहाँ से शो करना है। 25,000 आपने करंट एसेट्स में लिख दिया। फिर कमीशन और रिसीवेबल है। देखिए रिसीवेबल कैसा भी हो, वो आपका होता तो करंट एसेट है, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो नोट रिसीवेबल हो, या वो कमीशन रिसीवेबल हो। अगर वो रिसीवेबल है तो आपने रिसीव करना है, ये आपका एसेट है। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने 20,000 यहाँ पे लिख दिया है। तो टोटल करंट एसेट मेरे पास आ गया 6,95,000। ये आपके करंट एसेट्स टोटल कवर हो गए। जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं आपके क्वेश्चंस में आते हैं, वो मैंने तमाम एसेट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, करंट एसेट्स मोस्टली जो आते हैं आपके पास। इसके बाद होते हैं नॉन करंट एसेट। देखिए नाम से शो हो रहा है कि करंट एसेट्स की कोई ऑपोजिट है। जब मैंने करंट एसेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने 1 साल का टाइम पीरियड बताया था कि 1 साल के अंदर अंदर या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएं या कंज्यूम हो जाएं या वो खुद कैश हो, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट 1 साल से ज़्यादा अरसे वाले एसेट्स होते हैं जिन्हें आप 1 साल से ज़्यादा अरसे तक यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है लैंड, आपकी जो भी ज़मीन है वो लिख दिया आपने एज इट इज़ 60,000। फिर है बिल्डिंग अगर आपके पास 1 लाख रुपए की है तो वो जब से परचेज हुई है उस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा ना, हर साल की कोई ना कोई वैल्यू कम भी तो हो रही होगी। जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर है या इक्विपमेंट है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू कम हो रही होती है हर साल, पुराना हो रहा होता है, वो घिस रहा होता है, आसान वर्डिंग में अगर हम कहें उसको। तो आप क्या करेंगे, आप वो अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 1 लाख की बिल्डिंग थी लेकिन 10,000 का डेप्रिसिएट हो चुकी है वो, तो उसकी वैल्यू 90,000 है। नेट वैल्यू बिल्डिंग की कितनी हुई, 90,000। 90 and 60 आपने प्लस कर लिया, 1,50,000। 695 में 150 आपने ऐड किया तो 845 का टोटल एसेट्स का नेट बैलेंस आपके पास आ गया। यानी आपके कारोबार में इस वक्त 8,45,000 के नेट एसेट्स मौजूद हैं, सॉरी टोटल एसेट्स मौजूद हैं। अब आते हैं अपने राइट हैंड साइड पर, जहाँ के आपने लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी शो करनी है अपनी। करंट लाइबिलिटी है यहाँ भी, जैसे वहाँ पे करंट एसेट्स थे आपके पास इस साइड पर, तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ की एज इट इज़ डेफिनेशन है 1 साल के अंदर अंदर जो जिम्मेदारियाँ आपकी आप पर से ख़त्म हो जाएंगी या उनमें कोई रद्दोबदल आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगी, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट है अकाउंट्स पेएबल। आपने उधार पे गुड्स परचेज की हैं, आपने पेमेंट करनी है, तो वो क्या हो गया आपके अकाउंट्स पेएबल। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लाख रुपए लिख दिए। नोट्स पेएबल अगर हो तो वो भी आपने 50,000 यहाँ पे फॉर एग्जांपल शो कर दिए हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मिला हुआ है तो वो भी आपने वापस करना होगा, लोन है ये एक तरह का, तो ये 25,000 ये भी आपने शो कर दिया। अनअर्न्ड रेंट आपकी जिम्मेदारी है, आपने रेंट ले लिया और आपने अभी तक उसको प्रोवाइड नहीं किया है। अगर आपने किसी भी किस्म की कोई रिसीविंग की है और उसकी आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं तो आपके लिए अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड लाइक पेएबल, तो आपने इसको लायबिलिटी में लाजमी शो करना है। फिर अगर शॉर्ट टर्म के आपके पास कोई लोन है तो आपने वो भी यहाँ पर शो करने हैं। देखिए शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी में आते हैं, ठीक है। 45,000 यहाँ हमने शो कर दिया और जब इसका सम किया तो 3,25,000 हो गया। ये आपकी कवर अप हो गई हैं सारी आपकी करंट लायबिलिटीज़। इसके बाद चलिए नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट स्टूडेंट होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लायबिलिटीज़ होती हैं, मतलब आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे का टाइम होता है उन लायबिलिटीज़ को उतारने के लिए, उनकी पेमेंट करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल लिखिए लॉन्ग टर्म लोन पेएबल। अब लोन्स आप बहुत सालों के लिए ले लेते हैं, 5 साल के बाद आपने अदायगी करनी है, 10 साल के बाद अदायगी करनी है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म लोन जो है वो आपका शो होगा नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। लायबिलिटीज़ यहाँ कवर अप हो गई हैं। इस बार हम देखेंगे ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी में स्टूडेंट्स ये चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो है कैपिटल। कारोबार के मालिक ने कारोबार में जितना भी पैसा लगाया होता है वो है कैपिटल। ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आपने ट्रायल बैलेंस से 1 लाख रुपए यहाँ पे कैपिटल के लिख दिए। अब ये समझने वाली बात है, आपने इसमें ऐड किया है नेट प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट, आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी ना इससे पहले, उसमें या तो नेट प्रॉफिट आया होगा या नेट लॉस आया होगा। और अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी है और पहले से कुछ गिवन होता है, या तो नेट प्रॉफिट गिवन होगा या नेट लॉस गिवन होगा, तो देखिए अगर नेट प्रॉफिट है तो आप उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। लॉजिक इसकी ये है, कारोबार के मालिक ने अगर 1 लाख रुपए कारोबार में लगाया और उसको प्रॉफिट हो गया 25, तो भाई उसको इजाफा हो गया ना, उसके कैपिटल में इजाफा हो गया, ये उसी को जाएगा, तो 25,000 आप इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नेट लॉस हो जाता है यहाँ, तो आप क्या करेंगे, उसके कैपिटल से माइनस कर देंगे। ये लॉस है, ये नुकसान है जो कि कैपिटल से माइनस किया जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए लेस ड्राइंग लिखा हुआ है।
ड्राइंग का मतलब है जब कारोबार का मालिक कारोबार में से कुछ पैसा ड्रॉ करता है अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ठीक है, अगर वो कारोबार से कोई पैसा उसने ड्रॉ किया है अपने यूज़ के लिए तो उसको माइनस करना होगा उसके अकाउंट्स में से। तो हम ड्राइंग को हमेशा माइनस करेंगे। अगर सवाल में गिवन है तो आप हमेशा ड्राइंग लेस कर देंगे यहाँ से, तब आपके पास आ जाएगी टोटल ओनर इक्विटी। टोटल ओनर इक्विटी को आप यहाँ करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल इक्विटी। यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये भी 845,000 है और यहाँ भी 845,000 है। मैंने जैसे स्टार्ट में आपसे कहा था कि जो लास्ट वाले बैलेंसेस होते हैं ये हमेशा टैली करते हैं। आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं आपके टोटल इक्विटी के। ये इस वक्त आपकी बिल्कुल करंट पोजीशन जो भी कारोबार की है उसको ये शो कर रही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर कारोबार के जो मालिक होते हैं वो अपनी सहूलत के लिए, जो कंपनीज होती हैं वो इसे क्वार्टरली बेसिस पे भी बनाती हैं और हाफ ईयरली बेसिस पे भी बनाती हैं, ताकि कारोबार की जो उस वक्त करंट पोजीशन है वो उनके सामने आ जाए। क्योंकि इसमें कारोबार के तमाम जो जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कारोबार में वो सब की सब सामने नज़र आ रही होती हैं। एक वन शॉट में आपको तमाम डिटेल पता चल जाती है। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको समझ में आई होगी बैलेंस शीट और आप आराम से बना लेंगे, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आंसर करूँगी आपको।